आज हमारे मेहमान हैं श्री रवि ओपी शर्मा जी। आपका चैट विद सुरेंद्र बस में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रवि जी, आप एक बेस्ट एग्जांपल हैं इंडस्ट्री के लिए। जब प्लान दिखाया जाता है तो ये बताया जाता है कि आप जो नेटवर्क बनाएंगे उसका फ़ायदा आपको तो मिलेगा पूरी ज़िंदगी, आपकी अगली जनरेशन को भी मिलेगा। तो आप अगली जनरेशन से हैं। आपके पिताजी श्री ओम प्रकाश शर्मा जी ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। वो राजस्थान गवर्नमेंट में एक बड़ी पोस्ट पे थे और दुर्भाग्य से वो आज हमारे बीच में नहीं है और आपने ये बिज़नेस संभाला। तो उन सब विषयों पे हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी आपकी बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज आपने जो YouTube के जरिए चैनल स्टार्ट किया, जहां पर आप इस डायरेक्ट सेलिंग को लेके पूरे हिंदुस्तान ही नहीं विश्व अगर स्तर की बात करता हूं तो देश विदेश में काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक अचीवमेंट है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके अभी तक किसी ने नहीं किया, वो चीज़ें आपने करी। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा मेरी बैकग्राउंड के बारे में कि मेरे जो फादर थे वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे एंड एक बहुत सिंपल फैमिली से हम लोग निकले। मेरे फादर ने अपनी एजुकेशन कचौरी बेच के कंप्लीट करी एंड चूँकि हमारे पास कुछ था नहीं, ना इनकम थी, ना कोई ऐसा सोर्स था, ना कोई खेत खलियान थे। बहुत गरीब फैमिली से हम लोग आए और आज फादर ने मेरा स्ट्रगल करके कचौरी बेच के अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक अच्छी पोस्ट के ऊपर वो गए। लेकिन जब भी मैं मेरे फादर से जब अच्छी पोस्ट पर गए, सब कुछ उनके पास मिल गया, एक अच्छी सैलरी थी, एक अच्छी गाड़ी मिल चुकी थी गवर्नमेंट की तरफ से मकान भी मिल चुका था। ऑफिसर थे गवर्नमेंट? बिल्कुल, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ऑफिसर थे, अच्छी पोस्ट पर थे एंड सरकारी गाड़ी मिली थी, सरकारी बंगला मिला हुआ था। और मैं समझता हूँ कि एक आदमी की सोच हो गई है ये कि जब वो एक पोजीशन पर पहुँच जाता है, चाहे वो नौकरी में हो या व्यवसाय में हो, तो संतुष्ट हो जाता है। उसको ऐसा लगने लग जाता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे को बहुत कुछ मिल चुका है, ये अचीवमेंट था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2000 के अंदर मेरे फादर की पर मंथ सैलरी 25,000 हुआ करती थी, जो मैं समझता हूँ कि उस समय की बहुत बड़ी एक, अगर आज से कैलकुलेट करते हैं तो एक अच्छी खासी इनकम है ये, क्योंकि 2000 में 25,000 रुपया महीना कमाना कम नहीं होता और जहाँ पर इतना कुछ आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ हो। लेकिन अक्सर मेरे फादर को मैं देखता था तो वो सेटिस्फाई नहीं होते थे। वो अक्सर जैसे घर आते थे ऑफिस के बाद तो वो टीवी कम देखते थे और हमेशा सोचा करते थे। तो मैं उनसे पूछा करता था कि पापा आप सोचते क्या रहते हैं? तो वो मुझे बोला करते थे कि बेटा मेरे को इससे भी बड़ा करना है। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि इससे बड़ा क्या? क्योंकि आदमी एक पोजीशन पर जहाँ सपना देखता है वहाँ पहुँच के सेटिस्फाई हो जाता है। तो मेरे फादर मेरे को एक लाइन बोला करते थे जो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी और आज भी वो लाइन मेरे दिमाग में है, कहीं ना कहीं अंदर से मुझे मोटिवेट भी करती है। वो बोलते थे कि जिस इंसान ने ज़िंदगी में संतुष्ट होना सीख लिया उसकी प्रोग्रेस खत्म हो गई। ओके। तो उनका ये मानना था कि इंसान को कभी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, उनको मौका मिल नहीं रहा था, क्योंकि व्यापार करने के लिए ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करूँ तो पैसा चाहिए, वो हमारे पास था नहीं। और आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट एक सरकारी आदमी कर भी नहीं सकता जी। एक अपॉर्चुनिटी का वो वेट कर रहे थे और शायद कहीं ऊपर वाले ने सुन लिया और डायरेक्ट सेलिंग उस टाइम इंडिया में आई थी। सन 1998 की बात है ये, 1998 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आई और 2000 के अंदर मेरे फादर के पास ये बिज़नेस आया। और मुझे आज भी याद है कि जब बिज़नेस मेरे फादर के पास आया, एक शख्स लेकर कि एक बिज़नेस ऐसा आया है जहाँ पर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकते हैं। तो मेरे फादर ने उस बिज़नेस को देखा, समझा। मुझे आज भी याद है 4 से 5 दिन उन्होंने उस बिज़नेस पे स्टडी करी कि आखिर में डायरेक्ट सेलिंग है क्या चीज़। और जब वो खुद सेटिस्फाई हो गया कि नहीं ये बिज़नेस क्या दे सकता है, तो उसके बाद उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का निर्णय लिया। और वो शायद वो निर्णय आज हमारे परिवार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और आज कहीं ना कहीं उनका वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट इस बिज़नेस को लेके रहा। और जब डायरेक्ट सेलिंग को लोग इतना जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उस समय उन्होंने वो निर्णय लिया। और मुझे आज भी याद है उन्होंने अपनी नौकरी को साइड में कर दिया था। अच्छा, विदाउट नौकरी को प्राथमिकता नहीं देते थे? नहीं, मेरे को आज भी याद है कि जब बिज़नेस उनको समझ में आ गया था तो वो विदाउट पे इस बिज़नेस में आ चुके थे और इस बिज़नेस को करने के लिए दिन रात वो मेहनत करने लग गए। 2-2, 3-3 महीने तक मैंने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है ज़बरदस्त तरीके से। और कभी कभी तो हमारा परिवार भी बोला करता था, मेरी मदर भी बोला करती थी कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपने नौकरी को साइड में रख के ये कहाँ लग गए काम में। तो मेरे फादर अक्सर एक बात बोला करते थे कि ये क्या चीज़ है, इसका तुम्हें अभी नहीं पता लगेगा, लेकिन ये आने वाले समय में क्या देगा
इसका भविष्य, मतलब वो भविष्य को पहले ही देख रहे थे। राइट। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान ने समय को समय से पहले पहचान लिया तो वो इंसान आने वाले भविष्य के अंदर बहुत बड़ा कर जाता है। और कहीं ना कहीं मेरे फादर ने डायरेक्ट सेलिंग को उस समय पहचान लिया था काफ़ी हद तक, और ये चीज़ काफ़ी हद तक मेरे परिवार के अंदर मील का पत्थर साबित हुई। नौकरी को साइड में रख लिया, मेरी मदर भी काफ़ी परेशान रहने लग गई कि क्या करने लग गए। तो एक लाइन उन्होंने मुझे बोली थी मेरे परिवार को कि बेटा ये बिज़नेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा। अच्छा। उन्होंने कहा था कि सरकार मुझे 25,000 रुपया सैलरी देती है और मैं शायद जब रिटायर होऊंगा तब तक मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बिज़नेस की ताकत ये है कि ये बिज़नेस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कल को अगर मैं दुनिया में रहूँ चाहे ना रहूँ, या फ्यूचर में तुझे नौकरी मिले या ना मिले, ये बिज़नेस जहाँ से मैं छोड़ूंगा वहाँ से तू चालू करेगा। अच्छा, ये उस समय कहते थे? बिल्कुल, ये उस समय वो बात बोलते थे और मुझे आज भी याद है ये बात। जब उन्होंने मेरे परिवार को बोली थी तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद एक सपना सा है जो फादर देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको विज़न समझ में आ गया था। और ये उनकी बात जो उन्होंने हमको 2001 में बोली थी, और वो बात आज भी हमारे दिमाग में गूंजती है, परिवार में गूंजती है कि उनको वो चीज़ समझ जब उन्होंने शुरू किया उसी समय उनका ये विज़न था कि ये जो बिज़नेस मैं आज कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क बनाऊंगा तो इसका फ़ायदा आगे जाके फैमिली को और सब लोगों को मिलने वाला है। जी जी जी, ये विज़न उनको उसी समय समझ में आ गया था। और मेरे को उन्होंने बताया था कि बेटा ये एक ऐसा व्यापार है कि जहाँ पर एक बार अगर आपने नेटवर्क पे काम कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि इस नेटवर्क में काम लोग कुछ और करेंगे और इनकम आपको आएगी। और ये सबसे बड़ा स्टैब्लिश है इस बिज़नेस के, है कि आपका परिवार, आपकी फैमिली इस बिज़नेस में सिक्योर हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी वो सोच जो उनको सन 2001 में पता लगी थी, वो आज मेरे परिवार के अंदर बहुत काम आ रही है। दैट्स ग्रेट सर। पिताजी ने नेटवर्क बनाया, गवर्नमेंट की जो गजटेड पोस्ट थी उसको साइड में रखा और नेटवर्क में फोकस किया। बहुत बढ़िया। पिताजी का देहांत हो गया 2012 में आई थिंक। हाँ, मैं 23 फरवरी 2012 में मेरे फादर का देहांत हो गया था। वो तो वो बहुत एक इमोशनल मोमेंट रहा होगा आपकी लाइफ का। और जब पिताजी का देहांत हो गया और फिर आपको कहीं ना कहीं ये मालूम चला कि भाई अब बिज़नेस जो है ट्रांसफ़र होने वाला है आपके नाम या फैमिली के नाम पे, और फिर आपने बिज़नेस करना है, तो वो जो पर्टिकुलर एक मोमेंट था जब फादर की डेथ हो गई, बिज़नेस आपके नाम ट्रांसफ़र हो रहा है और फिर आपने बिज़नेस में आप इन्वॉल्व हुए, तो वो मतलब वो जो चीज़ जो पिताजी कहते थे तो उसको लेके आप इमोशनल थे, आपको कैसा लग रहा था उस समय? देखिए, एक्चुअली वो मोमेंट ऐसा था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जब घर का मुखिया चला जाता तो वो सिचुएशन कुछ और ही होती है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जब ये बिज़नेस मेरी फैमिली में वो मुझे देख कर गए, और जो उनका वो सपना जो सोचा करते थे कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहूँगा तो बेटा ये बिज़नेस तुझे बहुत कुछ देगा, वो लाइनें जब उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं जब मुझे इनकम आया इस बिज़नेस से, जब मेरे फादर के जाने के बाद जो मुझे इस बिज़नेस से जो इनकम आई, उस इनकम को देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि उनकी वो बातें मेरे दिमाग में, मेरे परिवार में गूंजने लगे कि कितनी एक अच्छा सिस्टम मतलब मेरी फैमिली को देकर गए। और कहीं ना कहीं मैं शायद आज उनके सपने को बड़ा करने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरा यही प्रयास है कि हर घर के अंदर एक रवि शर्मा पैदा हो, हर घर के अंदर एक ओपी शर्मा पैदा हो, जिससे कि बच्चों को, आने वाली फैमिली को कोई चैलेंज ना आए। उनके सपने को आगे लेके जाने का एक प्रयास है मेरा, बस उस प्रयास में लगा हुआ हूँ। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। ये आप बहुत अच्छा इस चीज़ को लेके, अच्छी बात ये रही कि आपने बिज़नेस में आप इन्वॉल्व हुए और बिज़नेस को आपने समझा और फिर बिज़नेस में आप पूरी तरह से लग गए। तो अगर आप इस चीज़ को आप देखें, क्योंकि आज आप 7-8 साल से बिज़नेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, आपके पास दो सिचुएशन होती। एक सिचुएशन तो अब है कि पिताजी ने नेटवर्क बनाया और आपने वहाँ से आगे स्टार्ट करना शुरू किया, और दूसरी सिचुएशन आप जीरो से शुरू करते और फिर बिजनेस को बढ़ाते आगे, तो दोनों में कितना अंतर आप मानते हैं? सर, अंतर तो है। अगर मैं समझता हूँ कि पिताजी ने स्टार्ट किया, अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ता तो मेहनत में मैं भी उतनी ही करता, इसको उसी ऊंचाई पर जरूर लेकर जाता। क्योंकि मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग किसी को समझ में आ गया, ये बिजनेस अगर किसी को समझ में अच्छे से आ गया तो मुझे लगता है वो दुनिया का कोई काम नहीं कर पाएगा। ओके। कारण क्या कि इस बिजनेस की जो गहराइयाँ है उसको समझना बहुत जरूरी है। और ये किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, जब तक आप किसी चीज़ की डेप्थ तक नहीं जाते, उसको समझते नहीं है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। और एक बार अगर आपने इस डायरेक्ट सेलिंग की डेप्थ को समझ लिया, जैसा कि मेरे परिवार ने समझा, मेरे फादर ने समझा, तो मुझे लगता है कि शायद आप कभी रुकेंगे नहीं।
और अगर मैं जीरो से स्टार्ट करना पड़ता तो मैं डेफिनेटली करता, 100% करता, लेकिन करता डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग करते, लेकिन उसमें ये है कि जो पिताजी की 12-13 साल की जो मेहनत है, तो एक प्रकार से 12-13 साल पीछे रहते आप, अब आप 12-13 साल आगे हैं। जो 12-13 साल में आपको बनाने से मिलता, तो वहीं से आपने स्टार्ट किया। बिल्कुल, ये इस बिजनेस की स्ट्रेंथ है। ये इस बिजनेस की स्ट्रेंथ है कि एक बार अगर आपने इसमें मेहनत कर ली, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कब चालू कर रहे हैं, जब जागो तभी सवेरा, आप जब भी स्टार्ट करें इस बिजनेस को, लेकिन अगर एक बार आपने इस बिजनेस को चालू कर लिया तो आपकी फैमिली, आपकी आने वाली जनरेशन को वो चैलेंज फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं 12-13 साल ये मेरे लिए प्लस ही है कि आज। तो जब पिताजी नहीं रहे उस समय आप क्या कर रहे थे? पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, क्या कर रहे थे आप? जी, मैं एक्चुअली मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने डायमंड का बिजनेस स्टार्ट किया। बीच में मैंने मॉडलिंग्स करी, काफ़ी रैम शोज़ किए मैंने, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के लिए काम किया। एंड मिस्टर नॉर्थ इंडिया मैंने फाइट किया। एक लोग कहते थे अच्छी हाइट है, थोड़ा चेहरा भी ठीक ठाक दिख जाता है, तो थोड़ा फिजिक विजिक पे काम किया। एंड फिजिक शुरू से बिल्ड अच्छी रही है, तो थोड़ा सा मॉडलिंग की ओर गया। एंड उसके बाद फिर डायमंड, वहीं से मुझे डायमंड्स का बड़ा पैशन था मेरे अंदर, डायमंड्स का मुझे बड़ा शौक था शुरू से, तो मैंने डायमंड का बिज़नेस भी स्टार्ट किया। मैंने बेल्जियम से डायमंड ग्रेजुएशन की डिग्री करी है, इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड की एक अच्छी कंपनी है, वहाँ से मैं डायमंड ग्रेजुएट भी हूँ। उसके बाद फिर मैंने वहाँ स्टार्ट किया, लेकिन जब ये घर में ट्रेजिडी हुई तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि शायद ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बिज़नेस है, जहाँ पर आप जितना इस बिज़नेस के बारे में सोचेंगे उतना कम है। तो मैंने अपने डायमंड्स के बिज़नेस को, अपने उस लाइफ को साइड में रख के इस बिज़नेस में उतर गया। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको मैं थोड़ा सा, और व्यूज़ को भी बताना चाहूँगा कि मेरे फादर के जाने के बाद गवर्नमेंट की जॉब मेरे पास आई थी। अच्छा, ओके, हाँ, उनकी जगह। जी, मेरे पास उनका जॉब आया और मुझे कहा गया कि रवि जी, ये नौकरी आपको मिलने वाली है, आप इस नौकरी को करें। तो मेरे पास यहाँ पर दो रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि इनकम तो आ रही है, मैं गवर्नमेंट जॉब कर लेता हूँ, और दूसरा रास्ता ये था कि नहीं, मैं फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में आ जाता हूँ। तो मैंने अपनी नौकरी को साइड में रख के इस बिज़नेस को अपनाया, और कहीं ना कहीं मेरा शायद ये फैसला आज मुझे लगता है कि बहुत सही था। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। थैंक यू सर। आप चूँकि 7-8 साल से इन्वॉल्व हैं डायरेक्ट सेलिंग में, अच्छे से रमे हुए हैं, और आपका फिल्म इंडस्ट्री का भी थोड़ा एक्सपोजर रहा और सारी चीज़ों का रहा, डायरेक्ट सेलिंग की आप सबसे खूबसूरत चीज़ क्या देखते हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग की सबसे खूबसूरत चीज़, आप सब कुछ कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे। वैसे तो इसमें जितना डेप्थ में जाए उतना कम है, क्योंकि ये एक ऐसी, अपने आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि इसको जितना पढ़ेंगे उतना कम है। इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। मतलब ये बिज़नेस प्यार देता है, सम्मान देता है, इज्जत देता है, इनकम देता है, रेस्पेक्ट देता है। और जो मुझे अट्रैक्ट करती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे परिवार में वो चीज़ हो चुकी है, तो मैं उसी को हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस बिज़नेस का सबसे प्लस पॉइंट और सबसे खूबसूरत जो पहलू है वो है इस बिज़नेस की सिक्योरिटी। ये बिज़नेस आपको इतनी सुरक्षा दे देगा, इतनी सुरक्षा दे देगा कि अगर आप एजुकेटेड हैं या ना हैं, या आप अपनी लाइफ के अंदर बिज़नेस दूसरे व्यापार में फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, या आपको नौकरियां नहीं मिल पा रही है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग पे वर्क कर लिया एक बार, तो ये बिज़नेस कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं देगा, हमेशा आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो इस बिज़नेस का सबसे प्लस पॉइंट इसकी सुरक्षा है, इसका खूबसूरत पहलू मुझे वो लगता है। दैट्स ग्रेट सर। आज के टाइम में जब हमारे देश में रोज़गार के जो साधन हैं वो कम हो रहे हैं जी, और हर तरफ ये है कि भाई जो हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो उस समय डायरेक्ट सेलिंग को आप कहाँ पे देखते हैं? क्या ये देश की जो एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, बेरोजगारी की समस्या, उसका समाधान आप डायरेक्ट सेलिंग में पाते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे को लगता है कि इससे बेहतर समाधान, शायद मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। और ये जो बेरोजगारी की आप सर बात कर रहे हैं, ये बेरोजगारी हकीकत के अंदर आज हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व का बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि आप जानते भी हालत क्या है देश की, जीडीपी जो रेशियो है वो 5% से नीचे आ चुका है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज बंद हो रही हैं। अभी आपने देखा एक बहुत अच्छी एयरलाइन कंपनी रातों रात बंद हो गई और उसके काफ़ी कर्मचारी सड़क पर आ गए। तो कहीं ना कहीं सर ये चैलेंज पूरे वर्ल्ड में बना हुआ है, हिंदुस्तान में भी बना हुआ है कि आज बेरोजगारी बहुत तेज़ी से अपने पाँव पसार रही है। और यंगस्टर्स आज लाखों रुपया, करोड़ों रुपया अपनी एजुकेशन पे खर्च करने के बाद, जो उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन पे लगाते हैं, वो कुछ लगाने के बाद भी अगर नौकरी ना मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आजकल का यूथ जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है। और डिप्रेशन में जाने से मैं देख रहा हूँ कि जो मुझे महसूस हो रहा है कि डिप्रेशन में जाने से कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, परिवार वाले उनको रेस्पेक्ट नहीं देते।
क्योंकि प्रॉब्लम उनका नहीं है, यूथ की कोई कमी नहीं है। एक लड़का है कि नया यूथ, एक नया बंदा, जैसे कि आज मैं मेरी बात कर लूँ या किसी नए स्टूडेंट की बात करता हूँ, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब अपनी डिग्रियाँ लेके मार्केट के अंदर जाता है कि 2 पैसा कमाने के लिए, कि इनकम लेके आऊँगा, इनकम का कोई जरिया घर में बनाऊँगा, लेकिन जब वो जाता है और वहाँ पर उसको जब रोज़गार नहीं मिलता तो कुछ समय बाद उन्हीं के माँ बाप उन्हें कहने लग जाते हैं कि बेटा तूने क्या किया ज़िंदगी में, तो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो हमारा परिवार ही हमें नेगेटिव करना चालू कर देता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मैं अक्सर एग्जाम्पल भी देता हूँ सर, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा यहाँ पे कि नौकरियाँ आजकल है नहीं। अभी मैं राजस्थान का आपका एक छोटा सा बताता हूँ। मैं जोधपुर था एक प्रोग्राम के अंदर, वहाँ पर सेम डे बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, ट्रेनें भर के, मतलब पूरा जोधपुर में पब्लिक ही पब्लिक थी, नए यूथ, यंगस्टर्स, लड़के, स्टूडेंट्स। तो मैंने पूछा क्या हुआ यहाँ पे, कि सर यहाँ पर कांस्टेबल की जॉब निकली है। अच्छा। 10,000 लोगों को कांस्टेबल बनाया जाएगा। और आप बिलीव करेंगे सर, जोधपुर के अंदर स्टूडेंट आए थे 20 लाख। अरे अच्छा। और 20 लाख में से 10,000 लोगों को कांस्टेबल बनाने के लिए 20 लाख बच्चों ने वहाँ पे फाइट करी है। अब मेरा ये कहना है कि 20,000 में से 10,000 बच्चों को तो आप नौकरी दे देंगे, क्योंकि वैकेंसी तो कमी है। अब बाकी बच्चे 19,90,000 बच्चे, उनका क्या होगा सर? वो क्या करेंगे? तो ये बेरोजगारी अब कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि 19,90,000 बच्चे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं 2 पैसा कमाने के लिए, नौकरी के लिए, और नौकरियां हैं नहीं। व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, तो ऑलरेडी हमारी एजुकेशन पे इतना खर्चा हो चुका होता है कि माँ बाप की कमर वैसे टूट चुकी है। और मैं देखता हूँ कि कई लोग अपनी ज़मीनें तक, अपने मकान तक बेच के अपने बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट करवाते हैं सर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज नौकरियां हैं नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा है नहीं, पैसा ले भी आओगे उधार तो आज आप जानते हैं इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते लोग बर्बाद तक हो जाते हैं। तो ऑप्शन क्या बच रहा है हमारे पास? राइट। तो जो देश की सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान डायरेक्ट सेलिंग में, इसके अलावा ऑप्शन क्या है? मैं यूथ से पूछना चाहता हूँ। देखिए, नौकरी है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है नहीं, उधार भी लेके आ जाएंगे, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि पुराने मगरमच्छ नई मछली को जन्म लेने ही नहीं देंगे, उससे पहले खा जाएंगे। अब बचा क्या? आपके पास ऑप्शन क्या बच रहा है? तो मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, जहाँ पर आप यंगस्टर्स, नए लड़के इस बिजनेस पर अपना कुछ समय देख के बहुत बड़ा कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। हमने आपका सर एक एपिसोड डाला था, रवि शर्मा जी कमिंग सून। जी सर। तो आपकी चूंकि फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए हैं सर। लोगों का प्यार है, सबकी दुआएं हैं सर। तो अगर आपकी इजाज़त है तो मैं कुछ प्रश्न जरूर सर, जरूर। थैंक यू सर। नरेंद्र कुमार जी का प्रश्न है, सर 11 महीने हो गए, नेटवर्क बिल्ड नहीं हो रहा, क्या करें? देखिए, ये एक डेडिकेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र कुमार जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, ऊपर वाला भी चेक करता है। और कहीं ना कहीं ये आपका वो पीरियड है, क्योंकि जब भी हम कोई बिज़नेस चालू करते हैं, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूँ, जब आप इसमें आएंगे तो ऊपर वाला सबसे पहले आपके सामने खड़ा होगा, ऊपर वाला। वो आपको रोकेगा, वो आपके दिमाग में नेगेटिव भरेगा और किसी न किसी जरिए से भरेगा। ये आपका वो पीरियड है जहाँ पर आपको अपना डेडिकेशन और कमिटमेंट दिखाना है। उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको टिक के रहना है, टिक के चलना है आगे। 11 महीने ये आपका वो पीरियड है जहाँ पर आपको सीखने को मिला। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज जो फील्ड में वो ये है कि लोग इसमें उतरते ही सपने देखते हैं बड़े बड़े। लोग सोचते हैं कि अब मैंने ज्वाइन कर लिया है, मैं बिजनेस में आ गया हूँ, अब मैं बहुत जल्दी BMW या मर्सिडीज में आ जाऊँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि BMW, मर्सिडीज से पहले उसको अपने वो छोटे छोटे सपनों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जहाँ से उसका बिजली का बिल कंप्लीट हो, बच्चों की फीस जाए। तो एकदम बड़े सपने देखने के बाद जब वो सपने पूरे नहीं होते तो इंसान बहुत तेजी से टूटता है। मतलब सपने बड़े होते हैं और टाइम ड्यूरेशन जो है बहुत कम वो सेट करते हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि सपनों को छोटे रखो और टाइम ड्यूरेशन को बड़ा रखो, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता ले पाएंगे। लेकिन अगर आप आते ही ये सोचे कि नहीं मुझे सीधा ही बहुत बड़ा अचीवमेंट लेना है या मुझे किसी कंपनी का डायमंड बनना है, तो डायमंड बनने के लिए देखिए छत पे जाने के लिए पहली सीढ़ी को चढ़ना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट छत पर तो आप जा नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा सर, ये आपका वो पीरियड है जहाँ पर आप अपने सपनों को छोटा करें और अपने काम को बड़ा करें। हाँ, और दूसरा सर, ये चूँकि नेटवर्किंग की जो नेचर है वो इस प्रकार से है कि पहले आप खुद सीखते हैं, फिर टीम बनाते हैं, फिर टीम को सिखाते हैं। ये टाइम टेकिंग जॉब है। जी, तो इसमें टाइम लगेगा। बिल्कुल सर, चलिए, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। नगमा खान जी का प्रश्न है, आप कौन सी बुक पढ़ते हैं और आपके अंदर जो ज़बरदस्त पैशन है काम करने का, वो कैसे आया? देखिए, मैं बुक्स काफ़ी रीड करता हूँ और दूसरा मैं
मेरा एक अच्छा जो पार्ट है, मैं रोज़ मॉर्निंग में सुबह उठ के एक मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर देखता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ये मेरा शुरू से रहा है, जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया हूँ, या तो वो किसी का भी हो, कोई अच्छे स्पीकर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छे लीडर्स हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा नगमा जी को कि आप अपनी ज़िंदगी की, अपने दिन की शुरुआत सुबह मॉर्निंग में एक खूबसूरत मोटिवेशनल वीडियो से करें। आप जब सुबह देखिए, आप जैसा मॉर्निंग में दिमाग खाली होता है, हम जब सो के उठते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल खाली होता है। अगर उसमें हमने उठते ही अखबार पढ़ के कचरा डाल दिया, अखबार पढ़कर कचरा डाल दिया, तो कचरा इकट्ठा हो जाएगा। और वहाँ पर आपने मोटिवेशनल वीडियो सुने जो आपको एनर्जी दें, पॉजिटिव रखें, आपका दिन बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। तो ये एनर्जी मुझे वहाँ से मिलती है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। कृष्ण यादव जी का प्रश्न है, प्लान दिखाने में कितना टाइम लगना चाहिए? देखिए, एक अगर ये डिपेंड करता है कि आप प्लान कहाँ दिखा रहे हैं। ओके। ये डिपेंड करता है कि आप 5 लोगों में बैठे हैं या 50 लोगों में बैठे हैं। अब अगर आप फैमिली के अंदर दिखा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्लान, आई थिंक सो, मुझे लगता है 40-45 मिनट के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर देना चाहिए। क्योंकि सामने वाले को आपको क्वेश्चंस पुटअप करने का मौका देना चाहिए। हमारा प्लान दिखाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, प्लान के साथ साथ उसके क्वेश्चंस का आना भी महत्वपूर्ण है। मतलब 40-45 मिनट का एक पूरा टाइम है जिसमें आपने दिखाया भी, बिल्कुल, सामने वाले प्रश्न भी किए और आपने उनका उत्तर भी दिया। वो 40-45 मिनट का पूरा कंप्लीट पैकेज है। हाँ, बिल्कुल सर। अगर आप टेबल प्लान शो कर रहे हैं तो, और अगर आप बड़ी सेमिनार्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे तो सिचुएशन दूसरी बन जाती है। दैट्स ग्रेट सर। अगला क्वेश्चन है, कोई ये CHS करके कोई चैनल है इनका है, आज का युवा जॉब के पीछे भाग रहा है ताकि आराम से काम करें, आपका क्या सुझाव है? सर, जॉब में आराम होता क्या है? नहीं, वो लोगों को लगता है कि भाई सरकारी नौकरी मिल गई तो फिर कुछ करना नहीं है, तनख्वाह मिलनी ही मिलनी है, तो वो एक एटीट्यूड रहता है। नहीं, देखिए, मैं यहाँ पे इनको यही कहना चाहूँगा कि आई थिंक युवा जो है, यंगस्टर्स हैं, वैसे तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि आजकल वैसे भी नौकरियाँ हैं नहीं, फिर भी अगर युवा इसकी तरफ भाग रहा है तो मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने टाइम को काफ़ी हद तक किल कर रहा है। एंड मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, फादर का देता हूँ आपको, कि मैंने खुद ने नौकरी छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग को पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं इस बिज़नेस में बहुत कुछ है। जितना टाइम, देखिए, आज लाखों रुपए एजुकेशन कमाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक आदमी 20-25 हज़ार की नौकरी के बारे में सोचता है। राइट सर? राइट। और मैं दिल्ली आता हूँ तो कभी कभी देखता हूँ कि एयरपोर्ट से इफ्को चौक तक गाड़ियाँ चलाते हैं कुछ लोग, और छोटी छोटी वैनें चलती है जिनमें वो एक आदमी से 20-20, 30-30 रुपये लेते हैं, और एक राउंड में 300-400 रुपये कमा लेते हैं। अगर कैलकुलेट करते हैं पूरे मंथ का तो मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार रुपया महीना तो वो आराम से वो भी कमा लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इतनी एजुकेशन लेने के बाद अगर 20-25 हज़ार की नौकरी के पीछे हम भाग रहे हैं तो मेरी समझ से परे है। आप एजुकेशन लीजिए, एजुकेशन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करता है, होना भी चाहिए, लेकिन एजुकेशन के साथ हमें एक स्टेप नहीं होना बहुत जरूरी है। नौकरी के भरोसे अगर हम अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं तो मेरे नज़र में ये गलत है। क्योंकि हम एक 10 लाख की गाड़ी रखते हैं तो उसमें 2000 का टायर होता है, जैसे स्टेपनी बोला जाता है। तो जब 10 लाख की गाड़ी में 2000 की स्टेपनी होती है तो हमारी ज़िंदगी की स्टेपनी क्या है? दैट्स ग्रेट सर। राम विजय कुमार का प्रश्न है, मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ, गाइड मी। देखिए, सबसे पहले राम प्रकाश जी, राम विजय कुमार जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी आप क्या कर रहे हैं उसको ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते रहें, उस नौकरी के साथ आपका जो पार्ट टाइम जो भी समय बचता है, चाहे वो सुबह का 2 घंटा हो या इवनिंग का 2 घंटा हो, आप पार्ट टाइम इसको स्टार्ट करें। आप अपने वर्क को डिस्टर्ब ना करें, और पार्ट टाइम, वो टाइम जो हम किल कर रहे हैं, वो चाहे राजनीति पे चर्चा हो, एक लिमिट तक अच्छी लगती है, लेकिन अगर ज़्यादा बातें करें तो कोई लॉजिक नहीं होता। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें अगर हम इकट्ठा करते हैं ज़िंदगी के अंदर तो काफ़ी अच्छा टाइम इकट्ठा हो सकता है पर डे। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि उनको जो वर्क कर रहे हैं वर्क करते रहें, अभी फुल टाइम ना करें, और फुल टाइम आप तब करें जब आपकी जो इनकम अभी है उससे कम से कम 3 से 4 गुना इनकम अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको आने लग जाए तो आप फुल टाइम का डिसीजन ले सकते हैं। उससे पहले मैं समझता हूँ कि नहीं लेना चाहिए। वंडरफुल सर। मनोज पवार सैन जोधपुर से हैं। प्रश्न है, 2012 से 2019 के बीच में कौन सी घटना डायरेक्ट सेलिंग के प्रति आपको मोटिवेट करती है? 7 सालों से आप हैं एक्टिवली, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको और ज़्यादा मोटिवेट करती है काम करने के लिए? जब मैं मेरे परिवार की शक्ल देखता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर जोश आ जाता है, क्योंकि हर एक इंसान जो अगर वो बुद्धिजीवी है तो उसका एक ही सपना होता है कि वो अपने परिवार को बहुत कुछ दे। हर एक फादर, हर एक पिता, हर एक माता
अपने बच्चों को, अपने फैमिली को सिक्योर करना चाहती है कि मेरा बेटा कल को किसी के सामने जाके हाथ ना फैलाए, उसका हाथ किसी के सामने यूं ना हो, उसका हाथ हमेशा यूं हो। तो मैं जब अपने परिवार को देखता हूँ कि आज जो मेरे फादर ने मेरे लिए देखा, तो मैं वही अपने परिवार के लिए देखता हूँ कि मेरे आने वाले बच्चे, मेरे आने वाली पीढ़ी किसी के सामने जाके हाथ ना फैलाए, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में आए, चाहे जितने भी व्यूअर्स या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी आए, तो मेरे कहने पर एक बार घर जाके अपने परिवार की शक्ल जरूर देख लीजिएगा कि अगर आज मैं नेगेटिव हो गया तो कल को मेरा बेटा क्या करेगा। आपकी नेगेटिविटी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। रवि शर्मा जी से हम लोग एक चीज सीख सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है, जब आप इसकी चर्चा लोगों से करते हैं, इसके प्रोडक्ट को लोगों के पास में लेके जाते हैं, तो लोग आपकी बात नहीं सुनते। आप फ़ोन करते हैं, लोग फ़ोन रिसीव करना बंद कर देते हैं, लोग रास्ता बदल लेते हैं जिस रास्ते से आप गुजरते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ लोग आपके साथ वैसा व्यवहार करेंगे जैसा एक भिखारी के साथ में व्यवहार किया जाता है। ये एक पक्ष है, ये सच्चाई है। और इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर आपने एक बड़े विजन के साथ में नेटवर्क बिल्ड किया, तो फिर रवि जी जिस प्रकार से आप एग्जाम्पल हैं, अपने पिताजी की तरह, इनके पिताजी ने जो नेटवर्क बनाया उसका फ़ायदा आज रवि शर्मा जी को मिल रहा है। और ये उसी ड्रीम के साथ में काम कर रहे हैं। वो इनका एक बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है कि इनके बच्चों को वो सब परेशानियां नहीं देखनी पड़े जो दूसरे लोगों को देखनी पड़ती हैं, तो इसलिए ये उस प्रकार से काम कर रहे हैं। सो लोग क्या कहते हैं उस पर आप ज़्यादा मत जाइए। ये बिजनेस का ये जो एक मजबूत पार्ट है, रवि शर्मा जी उदाहरण है हमारे बीच में इस चीज़ के। उस चीज़ को आप हमेशा देखिए कि आपकी 2, 4, 5 साल की मेहनत आपकी आने वाली पुस्तों को सुधार सकती है। तो आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं सर। थैंक यू वेरी मच। टी कुमार जी का प्रश्न है, क्या आप वास्तव में पिताजी के काम की रॉयल्टी ले रहे हैं? ये सवाल बंटी जी आपको मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो इसी कारण बैठा हूँ। नहीं, ये एक्चुअली है ना, शायद लाखों लोगों का डाउट हो सकता है। ये मतलब जनरली ऐसा होता नहीं है कि भाई आपके पिताजी ने काम किया और उसकी रॉयल्टी आपको मिल रही है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब पूछा उन्होंने, लाखों लोगों का शायद ये सवाल होगा। नहीं, बिल्कुल ये सवाल होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को डाउट से नहीं देखते, मतलब शक की निगाहों से नहीं देखते, तब तक आपका इंटरेस्ट भी नहीं आता। तो इंटरेस्ट क्रिएट करने की सबसे अच्छी चीज़ तो ये कि लोग डाउट से देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इंटरेस्ट ले रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। मतलब वो खोज रहे हैं कि रॉयल्टी आती है नहीं आती है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, आप सब व्यूअर्स को, पूरे इंडिया को ये बताना चाहूँगा कि 100% आती है सर। और रवि शर्मा ने तो बहुत कुछ छोड़ के इस बिज़नेस में आए हैं। और अगर मैं इस बिज़नेस में लगाऊँ, क्योंकि मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर हैं, अकेला तो हूँ मैं, एंड अकेला हूँ तो उससे मुझे अपने परिवार को संभालना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है। और मेरे साथ ही नहीं, ये हिंदुस्तान के कई लोग ऐसे परिवार हैं जिनके आज जिन्होंने बिज़नेस को डेवलप किया, वो दुनिया में नहीं है, उनको इनकम भी आ रही है। ऐसी काफ़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आज हिंदुस्तान में काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि आप इस बिज़नेस के अंदर आइए, इसको डेवलप कीजिए, और एक बार डेवलप करके 3 महीने कुछ काम मत कीजिए। ओके, आप 3 महीने घर बैठ जाइए, आप कुछ मत कीजिए। मैं यहाँ किसी को मरने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मरना नहीं है। आप 3 महीने घर बैठ जाइए एक बार डेवलप करके, और 3 महीने अगर आपको इनकम आ गई तो आप समझ लीजिए 100% आएगी। जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें फैमिली ही नेगेटिव करती है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि कुछ समय के लिए उस नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि या तो आप जब इस बिज़नेस में उतरेंगे, चैलेंजेस तो आएंगे, जैसा कि जैसा हमारे परिवार के साथ आए। मुझे आज भी याद है कि हमें तो उस निगाहों से देखा जाता था कॉलोनी के अंदर कि हम आतंकवादी हैं, पता नहीं कौन से ग्रह से धरती पे आ गए। इवन हमारे तो जब कॉलोनी से हम निकलते थे तो लोग हंसते भी थे कि ये करोड़पति जा रहे हैं। एक समय था, चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन ये चैलेंजेस ही आपकी ऊर्जा बनेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये एनर्जी का लेवल आपके अंदर, जितना आप नेगेटिव सुनोगे, उतना आपका एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। मतलब वो एक हिम्मत होनी चाहिए कि जवाब देना है इन लोगों को। बिल्कुल जवाब देना। जवाब देने के भी 2 तरीके हैं सर, या तो मुंह से जवाब दीजिए या काम से जवाब दीजिए। और मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे वो यूथ हो, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, कोई भी इस बिज़नेस को जो कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को, आप लोग अपने काम से जवाब दीजिए। हर चीज़ को सुनिए, दिल में रखिए, लेकिन काम से जवाब दीजिए। और जिसने काम से जवाब दिया है वो आज की तारीख में सफल है।
दैट्स ग्रेट सर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर एनर्जी आएगी और 100% आएगी जब आप नेगेटिव सुनेंगे, नेगेटिव को गले लगाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं वो एनर्जी देगी। कभी कभी होता है ना सर कि हमारे सामने मौत खड़ी है और हमें पता है कोई रास्ता है ही नहीं, तो रास्ता क्या बचता है, भिड़ जाओ। राइट। ऑप्शन क्या है, मरना तो है ही। हाँ, तो वो चीज़ आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी को डेवलप करती है। दैट्स तो ग्रेट सर। थैंक यू। हमारा एक पार्ट रहता है सर, लास्ट पार्ट, फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो आप जो है डायरेक्ट सेलिंग में भी हैं काफ़ी टाइम से, और उसके अलावा आपका और भी एक्सपीरियंस रहा, तो आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा मोमेंट जो आपको हमेशा अच्छा लगता है याद करके? सर मोमेंट्स बहुत सारे हैं लाइफ के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं, लोगों का प्यार है। लेकिन अगर मैं मेरी पर्सनल की बात करता हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ का कोई ऐसा फ़नी मोमेंट, तो मैं एक बार अपने मित्र के साथ उसके घर पर गया और उसके फादर वहीं खड़े थे। हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर में पतंगबाजी का बड़ा शौक है सर। राइट। तो पतंग उड़ाने के लिए हम लोग वहाँ पे पैसे लेने गए थे, हम छोटे थे। तो मेरे दोस्त ने मुझे बड़ी सोच के हंसी आती है कि वो एक बनिए